नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल बूस्टर एंड नर्सिंग एकेडमी में। मैं संदीप पटेल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। थोड़े से डिले हो गए थे, थोड़ा सा हेल्थ इशू था, इसी कारण मैं वीडियो नहीं ला पाया। तो नेक्स्ट हमारा जो ब्लड का टॉपिक चल रहा था उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होता क्या है, इसके बारे में पूरी फुल टू जानकारी हम इसमें जानेंगे। और हमारा जो मिशन हमने चालू करा है कि नॉर्सेट 2022 अब नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, इसका मतलब आप हल्के में मत लइए बिल्कुल। अगर नॉर्सेट अभी आपने क्लियर नहीं करा तो आने वाले टाइम में बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एम्स जो अपने लिए जितना कोशिश हो सकती है वैकेंसीज़ को टालने की कोशिश करेगा, और ऐसे नियम और ऐसे जो है कानून लेके आएगा कि हमें चाह कर भी हम जो है एक अच्छी जो मन चाहिए जॉब शायद ही पा पाएँ दोस्तों। तो कोशिश यही रखिए कि जितनी जल्दी आप सिलेक्शन ले लें उतना बेटर है। तो दोस्तों, अगली 23 का एम्स देने से अच्छा है 2022 में अभी से जो बचे हुए कुछ चंद महीने हैं, इसमें हम मेहनत करके ही क्यों ना इसको हासिल कर लें। तो दोस्तों, हमारा पूरा फोकस एम्स को लेकर है। अभी से लेकर एम्स तक जो भी इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक बनते हैं, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने मैं लेकर आऊँ। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टॉपिक में इन जो है वीडियोस के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप एक भी वीडियो मिस मत करिए, आपके नोट्स बनाइए और कंटिन्यू बने रहिए। तो ज़्यादा आपका समय ज़ाया ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं हमारा जो है टॉपिक, जो कि आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेटलेट्स। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमने कल आरबीसी पढ़ा था कि पीआरबीसी को अगर हम इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और क्या क्या उसके अंदर पूरा फुल टू फुल हम जान चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो क्लियर कीजिए, उसके बाद ही शायद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, थोड़े से हेल्थ इशू है, इसके कारण वीडियो थोड़ा सा और आवाज़ भी थोड़ी सी ऐसी आएगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आज हम पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट हमारी बॉडी यानी कि ब्लड में कितना होता है कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो वो होता है 1.5 लाख टू 4.5 लाख। अगर इस रेंज में हमारी प्लेटलेट्स है तो बहुत ही वेल एंड गुड है दोस्तों, ठीक है। प्लेटलेट्स का फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है, तो ये हमारी जो क्लोटिंग मैकेनिज्म होती है उसके अंदर ये हेल्प करती है, ठीक है। क्लोटिंग मैकेनिज्म यानी कि आपको कहीं भी कट लग गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट, थ्रोम्बस फॉर्मेशन वगैरह में ये हेल्प करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या क्या इंडिकेशन होती है जब हम प्लेटलेट्स जो है पेशेंट को चढ़ानी होती है। तो डेंगू एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक कंडीशन है जिसमें कि जो है प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है दोस्तों, ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस चीज़ में। मतलब डेंगू की कंडीशन में नॉर्मली डेंगू में नहीं करते हैं, बट जब बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है तो हमें प्लेटलेट्स का इन्फ्यूज़न करना पड़ता है दोस्तों। अभी डेंगू बहुत ज़्यादा चला था, आप इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ होंगे दोस्तों। कीमोथेरेपी में भी जो है ब्लड का मतलब हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्लेटलेट्स जो है क्लोटिंग फैक्टर है वो भी प्रॉपर बन नहीं पाते, इसलिए हमें प्लेटलेट्स देनी होती है। ब्लड कैंसर के अंदर भी जो है हमारी ब्लड सेल्स अच्छे से बन नहीं पाती है, इसलिए भी हमें प्लेटलेट्स देना होता है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर एक पेशेंट है जिसकी जो प्लेटलेट्स है वो 50,000 है ना, यानी कि 5,000 अगर किसी की प्लेटलेट्स आ गई है तो उस टाइम पे क्या हमें उस कंडीशन को कैसे हमें मैनेज करना है। तो उस टाइम पर क्या करते हैं कि पेशेंट को नॉर्मली एडमिट कर देंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, और उसका जो है जो फ्लूइड है यानी कि जो भी फ्लूइड देते हैं, डीएनएस देते हैं, मेनली डीएनएस देते हैं, उसके बाद में एनएस भी देते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड है वो इंक्रीज़ कर देंगे ना, उसका ओरल इंटेक भी इंक्रीज़ कर देंगे, बट उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो 50,000 आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भैया प्लेटलेट्स चढ़वा लो, ये वो हो सकता है, कुछ नहीं होता है ना। तो हमें ये अगर आप अच्छे हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच इंस्ट्रक्शन गिव। अगर एक पेशेंट है जो डेंगू का आपके पास आया है तो उसको आप सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो आप उसको देंगे कि आप जो भी टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट वाला होना चाहिए। मेनली टूथब्रश 3 टाइप्स के आते हैं, सॉफ्ट, हार्ड और एक मीडियम आता है, ठीक है। तो हमें कभी भी हार्ड या सॉफ्ट यूज़ नहीं करना है, मीडियम टाइप का जो टूथब्रश आता है वही यूज़ करना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है गम्स से ब्लीडिंग होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाने वाली डिसीज़ है।
ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट एक्शन अवॉइड नर्सिंग केयर, अगर एक पेशेंट है तो उसमें कौन कौन से एक्शन हमें अवॉइड करना है, ठीक है। नोट्स के अंदर पूरी चीज़ें दे रखी है, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और डेली वीडियो कंटिन्यू देखिए। आपका इतना ही काम है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर दिन में आप एक वीडियो के लिए 15 मिनट भी निकाल लेते हैं तो आपके पास नोटसेट तक इतना कंटेंट हो जाएगा कि नोटसेट आपको बहुत इजी लगेगी, ठीक है। तो उस अगर पेशेंट है डेंगू का तो उसमें IM रूट हमें इंजेक्शनिंग अगर करनी है तो IM रूट हमेशा अवॉइड करना है और प्रीफर करना है कौन सा, IV रूट प्रीफर करना है, ठीक है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि IM रूट से जो IM रूट है वो हीमेटोमा जो बनाने में बहुत ज़्यादा उसके लिए इंडिकेशन रहती है, तो हमें कभी भी IM रूट का यूज़ नहीं करना है। अगर प्लेटलेट्स किसी पेशेंट की 20,000 से लेस देन 20,000 या 20,000 से लेस देन आ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस कंडीशन को उस कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन मानते हुए हमें प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अगर 20,000 से कम उसकी प्लेटलेट्स हो गई है तो उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके चांस बढ़ जाते हैं। ब्लीडिंग होगी ज़रूरी नहीं है, ये पेशेंट की बॉडी और इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है और क्लोटिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं बोलना है कि 20,000 से कम हो गई तो भैया ब्लीडिंग हो ही जाएगी तुमको, तो ऐसा वैसा अपने को प्रिवेंशन लेना है और प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना है, ठीक है। पेशेंट को कभी डराना नहीं है कि भैया ऐसा ऐसा हो सकता है, ये वो भग जाएगा वो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो होती है आपकी प्रैक्टिस जब भी बेस्ट हो सकती है जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा रखिए, प्रैक्टिस अपने आप अच्छी हो जाएगी। विच साइट ब्लीडिंग प्लेटलेट्स काउंट लेस देन, ऐसी कौन सी साइट है जहाँ से ब्लीडिंग सबसे पहले होगी डेंगू के पेशेंट में, या फिर प्लेटलेट्स अगर 20,000 से कम हो गई है तो इपिस्टेक्सिस आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नोज ब्लीडिंग, है ना। तो नोज ब्लीडिंग सबसे पहले होती है डेंगू के पेशेंट में, है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि जो नोज़ के अंदर हाईली सेंसिटिव कैपिलरीज होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर एरिया है, इसमें हाईली सेंसिटिव कैपिल बॉडी की ये क्वेश्चन भी बनता है, और इंट्रा सेल्यूलर हमारी पेरिटोनियम में होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इन डेंगू क्लाइंट फर्स्ट ब्लीडिंग नोज, ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको इतना। अब जो है प्लेटलेट्स दो टाइप की होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स अगर चढ़ाना है तो वो उसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक RDP होता है, एक HDP होता है, ठीक है। RDP बोले तो रेंडम ब्लड जो है रेंडम डोनर प्लेटलेट्स, है ना, यानी कि कोई भी डोनर है वो कभी भी उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करा है तो उसकी प्लेटलेट्स, या फिर सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, यानी कि एक ही पर्सन है जिसने ब्लड को डोनर करा। अब इसको हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करेंगे या डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, तो RDP की अगर हम बात करें तो प्रिपेयर बाय स्टोर्ड, अगर यानी कि स्टोर्ड ब्लड, जो ब्लड बैंक है उसके अंदर जो भी ब्लड स्टोर्ड होता है उसके अंदर से जो प्लेटलेट्स का हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जो है RDP, ठीक है, यानी कि रेंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इसकी जो एक यूनिट होती है, एक यूनिट जो ब्लड होता है उससे हम 50 to 70 ml ही प्लेटलेट्स प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों ये, है ना, और लो पावरफुल रहती है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो स्टोर्ड रहती है ना। अब HDP की बात करें, हाईली पावरफुल रहती है, ठीक है। इसकी डिफ़ाइन की अगर बात करें, प्रिपेयर एट डोनेट टाइम, है ना, जब हम डोनेट कर रहे हैं उसी टाइम, अगर कोई भी पर्सन ब्लड का डोनेशन कर रहा है तो उसी टाइम इसको प्रिपेयर कर लिया जाता है एंड रिमेनिंग ब्लड जो प्रोडक्ट होते हैं उसको वापस री-इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। मान लीजिए मैंने किसी को ब्लड दिया, ठीक है, और उसको प्लेटलेट्स की ही ज़रूरत है तो उस टाइम वो ब्लड ले लेंगे, प्लेटलेट्स को उसमें से सेपरेट कर देंगे उसी टाइम पे, और जो बचा कुचा जैसे कि वो उसमें प्लाज्मा हो गया या फिर हमारी ब्लड सेल्स हो गई तो उन सबको वापस मेरी बॉडी में ही वो री-इन्फ्यूज़ कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे HDP। अब HDP की जो हमारा एक यूनिट ब्लड अगर उन्होंने लिया है तो उसमें से 180 to 440, यानी कि 180 to 240 ml जो है प्लेटलेट्स वो प्राप्त कर लेते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें फर्स्ट इस पर जाना है, किस पर, कि 180 to 240 ml जो है प्लेटलेट्स वो रिसीव करते हैं, है ना, तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर 140 to 180 ml आता है तो इसको हम सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमें वही जाना है कि 180 to 240 ml प्लेटलेट्स हमें एक यूनिट ब्लड से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल मत करिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आपने किसी पेशेंट को 1 यूनिट आरडीपी चढ़ाई है, आरडीपी बोले तो रेंडम डोनर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरडीपी अगर आपने उसको किसी को ट्रांसफ्यूज़ करी है तो उसकी प्लेटलेट्स कितनी बढ़ेगी, तो 8000 टू 10,000 प्लेटलेट्स उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी 1 यूनिट आरडीपी ट्रांसफ्यूज़ करने पर, ठीक है। अब 1 यूनिट अगर एसडीपी आपने उसको ट्रांसफ्यूज़ करी है तो 40,000 टू 50,000 यानी 40,000 से 50,000 प्लेटलेट्स उसकी बढ़ सकती है। तो दोस्तों दोनों में से अच्छा कौन सा है? आरडी, वहाँ जहाँ आरडीपी चढ़ाने पर 8 से 10,000 ही हम प्लेटलेट्स बढ़ा पा रहे हैं, और अगर हमने एसडीपी चढ़ा दी तो उसकी 4 गुना समथिंग, 4 गुना 4 से 5 गुना अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाती है तो हम आरडीपी पे क्यों जाएंगे, एसडीपी पे क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अधिकतर मेनली जो है प्रैक्टिस में एसडीपी ही लोग यूज़ करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि 1 यूनिट एसडीपी कितने जो है यूनिट आरडीपी के बराबर होती है, तो 1 यूनिट एसडीपी जो होती है 6 यूनिट आरडीपी के बराबर होती है। फुल फॉर्म आपने आगे पढ़ ही लिए, कन्फ्यूज़ जरा भी मत होइएगा, ठीक है। अब इसका स्टोरेज टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर इसका क्या होता है, 22 से 24 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर होता है। तो इसको हम रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली फ्रीज में रख देते हैं लोग। अब इसका इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, एजिटेटर होता है, इसकी एजिटेटर होता है। एजिटेटर क्या होता है आप साइड स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये जो डब्बा बना हुआ है ये कोई बेक समोसे रखने का डब्बा नहीं है, एजिटेटर है जिसमें हम जो है प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखते हैं। कितने दिन तक रख सकते हैं वो भी आगे हम देखते हैं। तो स्टोरेज टाइम कितना होता है, तो 8 to 11 डेज़ इसका जो है स्टोरेज टाइम होता है। किसके अंदर, एजिटेटर के अंदर। एजिटेटर जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखता है, उसमें जिसका टाइम होता है 8 to 11 डेज़ हम प्लेटलेट्स को स्टोरेज कर रहे थे। अगर एक ऑप्शन पूछे कि 8, 9, 10, 11 तो उसमें आपको 8 को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, यानी कि आइडियली 8 पर जाना है, ठीक है। अब एसडीपी की बात करें भैया, पहले से ही एसडीपी मतलब पहले से स्टोर ब्लड से हमने उसको सेपरेट करा है, तो जाहिर सी बात है उसका जो स्टोरेज टाइम होगा वो कम होगा, तो उसका कितना होता है 5 to 7 डेज़। तो अगर प्लेटलेट्स का पूछता है तो हमें 8 to 11 डेज़ पर ही जाना है। अगर वो अलग अलग पूछता है कि एचडीपी का कितना है, आरडीपी का कितना है, तब हमें 5 to 7 डेज़ एचडीपी के लिए जाना है और आरडीपी के लिए जाना है 8 to 11 डेज़, ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट कब आ जाता है, जैसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में हमारे वीडियो में देखा था दोस्तों, जिसमें आरबीसी को ट्रांसफ्यूज़ करना होता था, तो उसका जो इफ़ेक्ट आता था वो मेनली 3 से 4 जो है आर के अंदर आ जाता था। बट इसके लिए हमें 18 to 24 आवर का वेट करना होता है जब इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है दोस्तों। ऐसा नहीं आपने अभी प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़ करी, 4 से 6 घंटे बाद सीबीसी करवा ली और वो हम बोल रहे हैं कि इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। भैया नहीं आएगा, टाइम लगेगा उसको एक्टिवेट होने में, ठीक है। तो 18 to 24 आवर्स का टाइम लगता है प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न करने के बाद में। तो डेली सीबीसी करवाने से कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टोरेज ड्यूरेशन की, हमने बात कर ही ली है कि 8 to 11 डेज़ होता है। एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है जो हम प्लेटलेट्स लेके आते हैं, भले वो एचडीपी हो या आरडीपी हो, ठीक है। तो उसमें सोडियम साइट्रेट करके एक एंटीकोगुलेंट होता है जो इसको क्लॉट होने से बचाता है। अब इन्फ्यूज़न टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी गलत टाइम में इन्फ्यूज़ मत करना, इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 15 से 30 मिनट के अंदर ही हमें इसको रैपिड जो है इन्फ्यूज़न करना होता है, जल्दी से इसको इन्फ्यूज़ करना होता है। क्यों? टू प्रिवेंट कोगुलेशन प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है अगर उसको बहुत ज़्यादा स्लो इन्फ्यूज़ करोगे तो वो आपस में बंच बना लेगी, कोगुलेट हो जाएगी और जो है बॉडी में हार्मफुल उसका इफ़ेक्ट रहता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। कोशिश पूरी है, आपको नोटसेट 2022 तक हर वो कंटेंट में अवेलेबल कराऊंगा जो आपको नोटसेट के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगा और एम्स में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। भरोसा हो तो दोस्तों डेली वीडियो देखिए। आज जितना टाइम हमारे पास बचा है वो सफिशिएंट टाइम है कि हम पूरा टॉपिक कवर कर लें। आपका जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतने अच्छे और उतने दिल से मैं टॉपिक लेके आने की कोशिश करूँगा दोस्तों। आप 4 बुक को टटोलोगे जब जाके आपको जो कंटेंट मिलेगा वो आपको यहाँ एक वीडियो में मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। तो हंसते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया।